अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सुमेरा हमीद का नॉवल यारम। लेकिन आज की यारम के एपिसोड से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लाती रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ यारम। उसके महसूसात चिल्ला रहे थे कि उसने देर कर दी। उसकी आंख की पुतली उसे बार बार चंद मनाज़र दिखा रही थी। वो झुककर उसका मास्क उठा रहा है। वेरा उसके आगे झुकी हुई है। वो हजारों की परेड में उसे ढूंढ रहा है। वो हजारों के मजमा में वेरा का हाथ नरमी से थपक रहा है। वो उसके कमरे की खिड़की से कूद रहा है। वो उसे खिड़की से रुख मोड़े जा रहा है। दूर, बहुत दूर। वो दूर जा चुका है। और ये रात के आखिरी पहर का किस्सा है। आंसू टप टप उसकी आंखों से गिरने लगे। उसने बॉक्स खोला और सबसे पहली चीज जो उसके हाथ में उठानी चाहिए वो रोल हुआ कागज था। उसने उसका रिबन खोलकर उसे अपने सामने फैला लिया और घुटनों के बल नीचे ऐसे बैठ गई जैसे अकीदत के पेशे नज़र ऐसा करना लाजिम था। स्वीडन जाते में मैंने ट्रेन में बैठे बैठे उसे बनाना शुरू किया था। फिर जहाँ जहाँ मैं गया ये मेरे साथ रही। मैंने हर खूबसूरत जगह रुक कर इसकी नोक पलक संवारी। दरिया के साथ साथ चलते मैंने इन बैलों में रंग भरे। चारों तरफ पहाड़ों में घिर कर मुझे इन बेलों पर फूल बनाने का ख्याल आया और हजारों के हजूम में घूमते मैंने ये सोचने और फैसला करने में काफी वक्त लिया, ये जमीन को छुएगी या नहीं। और क्या तुमने कभी फूलों को कमर के गिर्द लपेटा है? देखो, इस फ्रॉक पर कमर के गिर्द लपेटे ये कैसे लग रहे हैं। उसने उस तस्वीर को उन सब खूबसूरत जगहों पर बैठकर बनाया था जहां जहां वो चाहता था कि वो उसके साथ हो। वो उसे साथ ले गया था। स्वीडन से सिर्फ यही लाए हो मेरे लिए? ये सिर्फ नहीं है। उसका मुंह बन गया। वो बहुत उदास हो गया। तुमने कभी आर्ट की कोई किताब नहीं पढ़ी? हर तस्वीर बोलती है। वो उदासी से ही गोया हुआ। जो कहानी वो लिख कर लाया था अमरहा ने उसे नहीं पढ़ा था। मुझे इंसान की जबान समझ में आ जाए यही काफी है। उदासी को झटक कर उसने एक नई दास्तान क्रॉस बैग में से निकाली और ऐसा करते हुए वो बहुत खुश था। उदासी खत्म हो चुकी थी। जैसे वो जानता था ये जादू जरूर चलेगा। वो एक लकड़ी का पुल था जो बहुत बड़ी झील के ऊपर बना था। पुल के उस तरफ एक लड़का खड़ा मुंह पर हाथ रखे किसी को आवाज दे रहा था। पुल के दूसरी तरफ जंगल और पहाड़ थे। एक दरख्त के पीछे एक लड़की अपनी हंसी दबाती छुपी खड़ी थी। वो कितनी जबानें और दास्तानें अपने साथ लाया था। वो ऐसा क्या कुछ सुना रहा था, क्या कुछ बता रहा था। जैसे ही उसने घास पर उस मॉडल को निकाल कर रखा, अमरहा ने अपना सांस गुम होते पाया। तो क्या वो अभी इससे सवाल कर देगा और उसे इनकार कर देना होगा जैसा कि उसने सोच रखा था? ये ख्वाब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? फिर वो ऐसे उसके आसपास नहीं रहेगा? ये किस बच्चे के लिए लाए हो? उसने संग दिली से उसका ख्वाब तोड़ दिया। बच्चे? वो देर तक हैरान रहा और जैसे उसका नन्हा सा दिल भी टूट गया। जमीन से फूटती फूलों से लदी दिलकश रंगों वाली बेलें लिपटी थीं, जैसे वह कदीम लेकिन बार बार दोहराई जाने वाली दास्तान की शाही रियासत का महल हो। एक लड़की जिसके पसे मंजर में ये सब था, जमीन को छूती पोशाक जो कमर से चुस्त और फूलों से लिपटी थी, में मलबूस चमकते सूरज को शरारत से देख रही थी। उसका एक हाथ गोल हैट के किनारे पर था जो उठते सर से गिरने के करीब था। लड़की के लंबे बाल उसके पुष्ट पर बिखरे थे। वो अमरहा थी। कैसी है? उसने बहुत शौक से पूछा। उस ख्याल के मुतालिक पूछा जिसकी कहानी वो बना कर लाया था। अच्छी है। तुम जरा तफसील से देखो। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो गई। बहुत तफसील से देख चुकी हूँ, उसने लापरवाही से कहा। तस्वीर में यूनी के अंदर से एक तकरीबन ना नजर में आने वाला साया लड़की की तरफ आता नजर आता था, जो फूलों और बेलों का हिस्सा लगता और जिसे पहली नजर में देखा नहीं जा सकता था। अमरहा ने खुद को देखने से पहले उस शख्स को देख लिया था। वो अलियान था। जिस पर उसने उंगली नहीं रखी थी उस पर अमरहा ने नजर रख ली थी। उसे एक पल लगा था समझने में, वो सब जान गई थी। वो उसकी खिड़की के नीचे खड़ा मुस्कुरा क्यों रहा था? वो यूनी में उसके पीछे पीछे क्यों रहता है? वो कहीं से भी गुजरे वो सामने क्यों आ जाता है? वो शू स्टोर में उसकी मिन्नत करने क्यों आया है कि वो उसके साथ चले? मैनचेस्टर में पहली बर्फ देखते ही उसे अपने चार इतराफ महसूस करते ही बर्फ पर गिरकर बैठे उसने सब जान लिया था। उसके हाथ में उसकी हर जुम्बिश हर जुमले का जवाब आ गया था। वो कहानी समझ गई थी जो भी सुनाई नहीं गई थी। उसी वक्त वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई। वो अपने पीछे उसके कदमों की चाप न सुनती तो बेचैन हो जाती। वो सामने ना आता तो कोई उसे अच्छा न लगता। वो उसे ढूंढ ना लेता तो वो खुद उसे करीब पहुंच जाती।
जिस जगह वो उसे हाय कहने के लिए खड़ा होता, उस जगह को वो बहुत दूर फासले से ही अपनी नज़रों में रखती। वो फासलों से उसे देखती और करीब जाने पर लापरवाह बन जाती। तो ये खिलौना नहीं है। उसने मज़ीद उसका दिल तोड़ दिया। वो उसकी मश्क बहुत पहले से ही करती रही थी। नहीं, ये एक तस्वुर की अमली सूरत है अमरहा। इसे छुआ जा सकता है, समझा जा सकता है और बदला भी जा सकता है। देखो, पुल के इस तरफ खड़ा ये लड़का इस लड़की को आवाज़ दे रहा है, जिसके साथ उसे मछली का शिकार करना है या झील के पानी में पैर डुबोकर बैठना है और सूरज को चढ़ते और ढलते देखना है या जंगल की तरफ हाथ पकड़कर ले जाना है और तितलियों के पीछे भागना है। तो खिलौना ही हुआ ना। तितलियों के पीछे बच्चे ही तो भागते हैं। बच्चे नहीं हमारा, मासूम दिल तितलियों के पीछे भागते हैं। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता सारा मैनचेस्टर, तुम्हारा लाहौर, ये हमारी दुनिया हर रंग की तितलियों से भर जाए? हम उनमें घिर जाएं, वो हमारे साथ उड़ें, हम अपने साथ उड़ाएं। तुम बिजनेस के स्टूडेंट हो ना आलियान? मेरा दिमाग बिजनेस का स्टूडेंट है, दिल नहीं। तुम कितनी मामूली बातें भी नहीं समझती। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हर बात तफसील से समझा सकता हूँ। उसने हौसला नहीं हारा। हर बात वो तफसील से समझ चुकी थी। उस वक्त वो यही चाहता था ना कि पुल के उस तरफ खड़ा आलियान जो उसे आवाज़ दे रहा है, तो उसकी आवाज़ पर वो दरख्त के पीछे से निकल कर चलती उसके पास आ जाए और कहे, लो मैं आ गई। तुम अपनी बेसुरी आवाज़ को थोड़ा सुरीला करके आवाज़ नहीं दे सकते? जब तुम मेरे पास नहीं होती तो ये बेसुरी हो जाती है। अब सुनो, क्या इसमें सुर आए? हाँ, अब कुछ बेहतर है। हैट को सर पर जमाए वो उससे आगे चलेगी। तुम्हारी टोकरी में क्या है? वो उसके पीछे आएगा, जरूर आएगा। चेरी, वो मुड़े बगैर अदा से कहेगी। इतनी कम चेरी? उसे सिर्फ बात करने का बहाना चाहिए होगा। मैं इतनी ही खाती हूँ, तुम्हारे लिए नहीं लाई। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो लेने से ज्यादा सिर्फ देने पर तैयार रहेगा। क्या? अब वो पलटेगी, उसे देखेगी। ये, उसने मुट्ठी खोल दी और तितली उड़ती हुई उसके सर से गुजर गई। वो समझ गई कि वो क्या सोचता है। तितलियों के पीछे भागने का बहाना करते दरअसल उसके पीछे भागना। उसे तितलियां नहीं चाहिए थी, उनके पीछे भागती अमरहा चाहिए थी। उसे मछलियों से मतलब नहीं था, उसे उसके साथ बैठने से गर्ज थी। उसे फूल अच्छे लगते थे अगर वो उसकी पोशाक में गुंदे हों, उसकी कमर से लिपटे हों या उसके सर पर ताज की सूरत रखे हों। ये जो तुम्हें खिलौना लग रहा है अमरहा, जिस दिन ये तुम्हें खिलौना ना लगे मुझे बताना। अच्छा, तुम क्या करोगे? उसका दिल डूब गया। जिस दिन उसे समझने की समझ लेकर आओगी उस दिन ये सवाल नहीं करोगी। अगर मुझे कभी भी समझ ना आई तो? अपने खौफ को उसने जबान दी। ऐसा होना मुमकिन नहीं। ये फिर कोई बद्दुआ ही होगी जो तुम्हारी अकल को दी गई होगी। बद्दुआ उसकी अकल को नहीं, किस्मत को दी गई थी। उसने दरख्त के पीछे खड़ी लड़की को ले जाकर उसके साथ खड़ा कर दिया। दोनों को झील के किनारे बिठा दिया। सूरज ढलने लगा, वो वहीं बैठे रहे। वो ये चाहता था तो वो भी यही चाहती थी, लेकिन उसका चाहना वो बंद कमरे में एक अमली तस्वर के साथ ही कर सकती थी। उसने माना कि वो एक नहस वजूद है। वो अलियान के लिए नहूसत लेकर आई थी, एक ऐसे शख्स के लिए जो बच्चों से ज्यादा मासूम था, जो उसके लिए नित नई कहानियां बुनता था। और ऐसा करने वो कितनी ही रातें जागता रहा होगा। अच्छा चलो, एक कहानी सुनो। रात को ये बहाना करते कि वो बस उसके स्टोर के सामने से गुजर रहा था, वो घर तक के लिए इत्तेफाक से उसका हमराही बन गया और रास्ते में उसे कहानी सुनाने लगा। तुम सबको कहानियों का इतना शौक क्यों है? सुनते भी हो, सुनाते भी हो। कहानी का बहाना करके वो रात को उसे मिलने आया था या कहानी के लिए बहाना बनाया था? अमरहा उससे पूछ लेना चाहती थी। हम फरिश्ते हैं ना? फरिश्ते? हाँ, बच्चे फरिश्ते ही तो होते हैं। शटल कॉक से कितनी ही दूर पहले वो उसे बस से लेकर उतर गया। कितने स्टॉप पहले उतर गए तुम? वो चिल्ला उठी। डॉक्टर्स कहते हैं अगर रात को चहलकदमी करके सोया जाए तो बहुत गहरी नींद आती है। यकीनन उन डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर आलियान होंगे। तुम्हें मेरी बातों में यकीन करने की आदत डालनी चाहिए। मुझे तुम्हारे झूठ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। चलो कहानी सुनो। एक जादूगरनी ने एक शहजादे को जादू से गायब कर दिया। गायब मतलब वो मौजूद है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। वो सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। उसे एक शहजादी से मोहब्बत होती है, लेकिन शहजादी उसे लाइल्म होती है। जादूगरनी शहजादे से कहती है कि अगर उसने शहजादी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दिया तो वो उसके जादू से आज़ाद हो जाएगा।
अच्छा, फिर अब तुम पूरी करो। क्या? कहानी? पर कहानी तो तुम सुना रहे थे। ये ऐसी ही कहानी है ना, आधी सुनाने वाले की आधी सुनने वाले की। अब तुम ये बूझो कि शहजादा कैसे शहजादी को अपनी मोहब्बत के बारे में बताएगा। उसके सरहाने फूल रखकर फूलों से उसे कैसे ये मालूम होगा कि ये वही रख रहा है। बहुत अजीब पहेली और गरीब कहानी है। कोशिश तो करो। कभी बहुत फारिग हुई तो कोशिश करूंगी। और डॉक्टर्स ठीक कहते हैं, मुझे बहुत गहरी नींद बस आने ही वाली है। उसने उसे खामोश करवा दिया जबकि वो फौरन कहानी बूझ चुकी थी। शहजादा पैगामात लिखेगा और उसे किसी ऐसी जगह बांध देगा जहां से शहजादी का गुजर होता हो। चलो मान लेते हैं शहजादी के कमरे के बाहर लगे दरख्त के साथ रात के वक्त वो उनके साथ घंटियां बांध दिया देगा और उन घंटियों को हिलाएगा। शहजादी नींद से जाग जाएगी और उसे जागे ही रहना पड़ेगा जब तक वो दरख्त के पास आकर पैगामात नहीं पढ़ लेती। वो दरख्त की शाखों में जा बजा बंधे पैगामात को पहले हैरत से देखेगा, फिर वो उन्हें एक एक करके पढ़ेगा और फिर हर रात को वो घंटियों के बजने का इंतजार करेगा। और फिर एक दिन शहजादा जादू से आज़ाद हो जाएगा। उस रात वो सो न सकी। ऐसी कहानी सुनकर नींद कैसे आ सकती थी? और आखिरी पहर की उस रात उसने स्केच के पीछे वो सारी कहानी लिख दी। लेकिन ये क्या? जादू उल्टा हो गया। अब वो सुन रहा था ना ही बोल रहा था। और ये सब खुद उसकी अपनी वजह से हुआ था। वो सब समझती थी और अनजान बनती थी। उसे ये फ़ख्र हासिल हो गया था कि कोई उस पर ऐसे फ़िदा है। और उसने खुद ऐसी खुदगर्जी सीख ली कि उसे फ़ासला रखा ना अपने प्लान के मुताबिक उसे पहले ये बताया कि वो पाकिस्तान में अपनी बात पकी करवा कर आई है। उसने उसे इनकार किया, ना इकरार के काबिल समझा। उसने अपने इस पूरे प्लान पर भी ठीक से अमल नहीं किया जिसके तहत उन्हें सिर्फ दोस्त रहना था। अगर वो उसे हर हाल में इनकार करने का इरादा ही किए हुई थी तो उसे खुद को इतना आगे नहीं लाना चाहिए था। एक बार में 6 क्लास की मिड टर्म एग्जाम्स में मैं फेल हो गई। मैं इतना रोई कि बेहोश हो गई। फिर होश में आई, फिर रोई और फिर से बेहोश हो गई। मेरे रोने की वजह सिर्फ ये थी कि मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं फेल हो गई हूँ। ख्वाब सच्चा हो गया। यानी अब वो ख्वाब भी सच्चा होगा जिसमें मेरी गर्दन कटी हुई है और समंदर के पानी में ऊपर तैर रही है। आलियान उसकी शक्ल की तरफ कई लहजे देखता रहा और फिर उसके कहकहों को थमने में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। उसने सर पर हाथ रख लिया। हंस हंस कर उसका सर दर्द करने लगा था। उसकी ऐसी हंसी देखने के लिए वो अपने माजी को खंगाल कर चंद वाकयात उसके रूबरू लाई थी। वो खुद को भी ठीक से ये नहीं बता सकती थी कि जब वो उसकी किसी बात पर हंसता है तो उसे लगता है उसने सवाब कमाया है। उसकी भूरी आंखें पानी से भर जाती हैं तो मशरकी साहिरा को अपने शहर पर प्यार आने लगता है। वो हंसते में ऐसे मसरूफ रहता है कि उसे देखने में मशगूल हो जाती है। क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे हंसा सकती हो? वो हंसी के दरमियान पूछता है। वो खामोश हो जाती है जैसे सवाल सुना ही नहीं। ऐसे वक्त वो दूसरे हिस्से वाली अमरहा बन जाती है जिसे मालूम है कि उन्हें हमेशा साथ नहीं रहना। वो बैक वक्त खुद गर्जी और खुद तरसी की इंतहा पर पहुंच जाती है। वह खुद से भी इकरार नहीं करती कि वह क्या चाहती है। और चीनी खातून ने रिबन देते हुए उसे पूछा, अगर तुम शादीशुदा हो या जल्दी शादी करने वाली हो या तुम जानती हो कि तुम्हें किससे शादी करनी है तो तुम इसका नाम इन पर लिखवा सकती हो। अमरहा ने खातून को देखा और मुस्कुरा न सकी। क्या वो उसके दिल का चोर पकड़ने को है? मैं चीनी में तुम दोनों के नाम लिख दूंगी। वो फिर से मुस्कुराई जैसे चोरी पकड़ चुकी हो। उसे सवाल किया जा रहा था। उसका सर घूमने लगा। जो काम खुद से भी छुपाकर किया जा रहा था उसका इकरार किसी के सामने कैसे कर लेती? वो पलट कर जाने लगी। फिर जैसे उसने उसे बदशगुनी जाना। जब दिल में कोई हो तो दिल सब शगुनों और बदशगुनों के हिसाब रखने लगता है। वो खतरा मोल लेना नहीं चाहता। फिर वह त्योहार का मौका था। और फिर त्योहारों पर वैसे ही बहुत सी इजाज़तें दे दी जाती हैं तो उसने खुद को ये इजाज़त दे दी। और उसे ये भी लगा कि आसमानों से उससे पूछा जा रहा है, किसका नाम लिखवाना है अपने नाम के साथ अमरहा? वो जो पलट गई थी वापस पलटी। मेरा नाम अमरहा है और उसका उसका खातून मज़ीद मुस्कुराने लगी। वो उसका आलियान। खातून ने सर को जुम्बिश दी और दोनों के नाम चीनी में लिख दिए। उन दो रिबन को लेकर उसके लिए चलना दो भर हो गया। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा कि वहां मौजूद हजारों लोग जो इधर उधर देख रहे हैं तो दरअसल उसी के दिल की धड़कन को तलाश कर रहे हैं। उसी को लेकर सरगोशियां कर रहे हैं। उसी पर मुस्कुरा रहे हैं। और सर हिलाकर उसे बताना चाहते हैं कि हाँ, हम जान गए हैं तुम क्या कराई हो। देखो तुम पकड़ी गई।
وہ مسکرائی اور مسکراہٹ غائب بھی کر لی۔ اسے یہ بھی لگا کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کر لیا ہے، اور یہ بھی کہ زندگی میں اب اسے کوئی ایسی چیز ملی ہے جو اتنی قیمتی ہے کہ اسے دنیا کا ہر محفوظ کونا غیر محفوظ لگا ہے، اور اسے لگنے لگا ہے کہ دنیا میں ہر کوئی اس کے ان ریبنز کو چرا لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر آلیان ڈریگن پریڈ میں نہ آتا تو اگلے کئی دنوں تک خود ہی اس کا سامنا نہ کرتی۔ چینی اسٹالوں پر گھومتے اس نے بہت کچھ دیکھا، ادھر آلیان ادھر آلیان، ہر آنکھ ہر انداز ہر مسکراہٹ آلیان۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا اور وہاں بھی آلیان کو پایا۔ ہم اچھے دوست بنے رہیں گے، پھر میں پاکستان چلی جاؤں گی۔ اگر اس نے کچھ کہا تو میں کہہ دوں گی میری بات میرے کزن کے ساتھ طے ہے۔ یہ تھا اس کا پلان جو اس نے ترتیب دے رکھا تھا، اور اس پلان کی وجہ یاد بنی تھی جو اسے آلیان کو دیکھ کر آیا کرتی تھی۔ جب تک اسے کوئی نوکری نہیں مل جاتی تم اسے رکھ لو واجد۔ جب ایک بار کہہ دیا نہیں تو نہیں۔ کیوں اتنے انتہا پسند بن رہے ہو؟ جی میں ہوں اتنا انتہا پسند، اور کیا سننا ہے مجھ سے؟ انسان کو اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اپنے اصول ہیں، آپ مداخلت نہ کریں پاپا۔ اصول ہیں، شریعت نہیں کہ بدلی نہ جا سکے۔ شریعت ہی سمجھ لیں، شریعت ہی سمجھ لیں۔ یہ جملہ اس کے کانوں میں اس وقت ضرور گونجتا جب جب اس کی نظر آلیان پر پڑتی۔ ان کی کالونی کا چوکیدار عیسائی تھا، اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے پریشان تھا، جو ایک ٹانگ سے معذور تھا اور صرف بیٹھنے والا کام ہی کر سکتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے اور اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ جہاں وہ پہلے کام کرتا تھا وہ نوکری کسی وجہ سے جاتی رہی۔ چوکیدار دادا کے پاس کئی بار آیا تھا کہ بابا اسے عارضی طور پر اپنی شاپ پر رکھ لیں، لیکن بابا نے لاکھ منت پر بھی نہیں رکھا۔ چند ہزار دے دیے کہ اس کی امداد کر دیں۔ امداد ہی لینی ہوتی تو نوکری کرنے کے لیے تڑپ نہ رہا ہوتا۔ دادا نے پیسے واپس کر دیے۔ جو اپنی شاپ پر ایک عیسائی لڑکی کو ملازم نہیں رکھ رہے تھے، وہ ایک عیسائی عورت کے بیٹے کو گھر میں داماد ہونے کی حیثیت سے گھسنے دیتے۔ جسے نوکری نہیں دی تھی اسے بیٹی دیتے۔ جس کے لیے ضد نہیں توڑ رہے تھے اس کے لیے روایت توڑتے۔ وہ علیان کو پاکستان لے جاتی اور اس کی تسلیل کرواتی۔ اور رات کے آخری پہر کی اتنی ہی کہانی ہے کہ گھٹنوں کے بل وہ زمین پر جھکی اس تصویر کو سینے سے لگائے رو رہی ہے جس میں نظر آتے اس کے محیب عکس کو اس نے پینسل سے گہرا کر لیا تھا۔ وہ ڈریگن کے ماس تلے بھی روتی رہی تھی۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اب اسے رونا ہی ہے۔ وہ روتی رہی کیونکہ وہ جانتی تھی اسے الگ ہی رہنا ہے۔ وہ اسے دوستی کے لیے منا لے گی، محبت تک بات نہیں لائے گی۔ لیکن اب اس رات برننگ مین کو اپنی پشت پر دور چھوڑتے وہ بات محبت تک لے آئی تھی۔ اس نے اس بار محبت کا ترازو ہاتھ میں پکڑا تھا اور دونوں طرف آلیان کو بٹھایا تھا۔ خوف کو دل میں ہی لیے وہ بے خوف ہو کر آگے بڑھی تھی۔ ہاں اب ہی تو اس نے وہ دھن تشکیل دینی شروع کی تھی جو آلیان کے وجود سے پھوٹتی روشنی سے مل کر رقص کا نہ ہونے کو تھی۔ اب ہی تو اس نے اس کی آنکھوں پر تنی کمانوں کے کناروں سے جا ملنے کی ٹھانی تھی۔ اس نے انہیں تصور میں کتنی ہی بار اپنی پوروں سے چھوا تھا۔ آلیان کو روک کر اسے ساکت کر کے ابھی تو اسے سامنے بٹھا کر دیکھتے رہنے کا قول آسن جمایا تھا۔ سسکیوں نے سناٹے سے ہم کلام ہونا چاہا، وقت نے بے دردی سے بھیڑ جانا چاہا، تقدیر نے ترحم کی آنسو ٹپکائے۔ اندھیرے آگے سے روشن ہوتے اس راستے پر چلتے خلیفہ نے اپنی داڑھی کو بھیگ جانے دیا جسے ساری عمر دیکھتے رہنے سے اس کا جی نہیں بھرنے والا تھا۔ اب وہ اسے آخری بار دیکھ آیا تھا۔ وہ جو عشق مزاجی میں آقا تھا وہ عشق حقیقی کی باندی کو چھوڑ آیا تھا۔ اب وہ محبوب کے محبوب کو پانے نکلا تھا۔ رات کے ایسے آگ آگ ہوتے پہر میں لامنزل چلتے خلیفہ نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کا دل دائمی جدائی کے خوف سے کرلا رہا تھا۔ اس کی سیاہ داڑھی سفید ہونے جا رہی تھی، اور عشق اس پر یہ جائز نہیں کہ غفلت برتی جائے۔ نار کو پیچھے چھوڑتے نار کو وجود میں لیے اسے لگا وہ تب سے چل رہی ہے جب سے پیدا ہوتی ہے۔ آخر اس کا سفر کب ختم ہوگا بھی یا نہیں؟ اس کے پیروں کے ساتھ اس کے آنسوؤں نے جو سفر کیا ہے وہ کہاں جا کر رکے گا اب؟ کئی ٹیکسیاں اس کے پاس سے گزر گئیں، اس نے کوئی ایک بھی نہیں لی۔ وہ کوٹ کے کالر سے اپنی آنکھیں رگڑتی رہی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کئی بار گرنے لگی تھی۔ اسے اپنی آنکھیں صاف رکھنی تھیں اور اس کی آنکھیں صاف ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ اس کے کانوں میں لفظوں کی دھمال مچی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی امرہا؟ مجھ سے شادی کرو گی امرہا؟ شریعت ہی سمجھ لے، حسب نسب لے کر بیٹھنا۔ اسے ایک شہزادی سے محبت ہوتی ہے، لیکن شہزادی اسے لاعلم ہے۔ میرے ساتھ روس چلو گی پاپا سے ملنے؟ میں تمہارا کھلونا نہیں ہوں۔ امرہا
अब तुम्हें जो कहना है वो सुनने के लिए मैं खुद को मौजूद नहीं पाता। जिनसे एक बार धुतकार मिले उनके पास पलट कर जाने का जुर्म नहीं करना चाहिए। और उसका वो गीत जो पूरा बनाया गया था ना आधा, वो सड़क पर उसके कदमों तले बिखरता चला गया। लफ्ज़ों की धमाल में कुरलाने लगा। आगाज़े बहार की आमद है, सांसें मुअत्तर होने लगी हैं। मुर्तसिम है धनक भी आंखों में, नया जहां दिल में सजने लगा है। अब वो सजने लगा है। टैक्सी को बमुश्किल रोक कर वो उसमें बैठ सकी और घर आ गई और उस सामान को पैक करने लगी जिसे साथ लेकर उसे पाकिस्तान जाना था। अपने सामान में उसने सबसे पहले छुपा कर रखे बॉक्स को निकाल कर रखा। वो पहली फ्लाइट से हमेशा के लिए पाकिस्तान जाने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, क्योंकि वो जान चुकी थी उसने उस शख्स को खो दिया है जिसे अब कोई और पा चुका है। अमरहा जिंदगी में कभी दोबारा आलियान को देख सकेगी? क्या आलियान हमेशा के लिए अमरहा को अपनी जिंदगी से निकाल चुका है? अमरहा उसके बगैर कैसे जी पाएगी? उसके बैग बेड पर रखे थे और वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। तैयारी हो चुकी थी खुद को यहाँ से ले जाने की। वो अपने कमरे की उस खिड़की की तरफ देखने से गुरेज कर रही थी जहाँ से कभी वो कूदा था। वो जज्बात के उस किनारे पर खड़ी थी जहाँ से सब कुछ टूटता फूटता ही नजर आता है। एक दीवाने किसी कैफियत जो अपने वजूद के पाताल में उतरकर एड़ियां रगड़ने लगता है, दहन से कर्ब अंगेज आवाजें निकालता है और आलम दीवानगी में खुद को इधर उधर पटकता है। खुद पर हमला आवर हो चुकी कपकपी को नातवां करने के लिए उसने अपने गिर्द बाजू लपेटे। ये इंतहा थी जानकारी की। उरूज कहीं पीछे रह चुका था। मोहब्बत उसे बहुत आगे निकल चुकी थी। वो आलम फना में थी। दुनिया में बहुत कुछ ज़रूरी होगा लेकिन आलियान से पहले नहीं। उससे पहले सब फना ही होगा और उसके बगैर भी। आलम यकीन के पट उस पर वाह हुए और उसे जाना कि वो उसे जुदा होने की मुतहम्मिल हो सकती है अगर जिंदा ही ना रहे। हाँ, ये ये ही वो बात थी जो बहुत पहले तय हो चुकी थी और मुनकशिफ अब हुई थी कि अब जो उसके बगैर होगी वो जिंदगी नहीं होगी। अब फूल खिलेंगे ना बहार आएगी। खुशियों का मुंतज़िर रहा जाएगा ना मुस्कुराहटों को खुशामदीद कहा जाएगा। कायनात की इस हद से उस हद तक फैलाव होगा लेकिन ठहराव नहीं। कोई गीत सुहाना नहीं लगेगा और किसी दास्तान में जी नहीं अटकेगा। अब मौत की निशानी का इंतजार किया जाएगा और बीनाई को जुजदान कर दिया जाएगा। अब ना बोलने की गर्ज रहेगी ना सुनने की चाहत। अब सारी दुनिया के अहराम अपनी बुलंदियों से गिर जाएंगे और पानी के जखीरे अपना पानी उलट देंगे तो भी कयामत का गुमान ना होगा। सुबह तक वो फैसले की पेंडुलम पर झूलती रही। वो मरने का इरादा नहीं रखती और मर मर कर जिंदा रहने का भी। वेरा घर आ चुकी थी और एन भी। वेरा को न्यूयॉर्क जाना था। जिस टैक्सी में वो घर आई थी उसी टैक्सी में बैठकर वो एयरपोर्ट चली गई। एन उसका दरवाजा बजाती रही लेकिन उसने खोला ही नहीं। तुम ना सिर्फ खुद पागल हो बल्कि दूसरों को पागल कर देने की ताकत भी रखती हो। दरवाजे के बाहर एन तेज आवाज में बड़बड़ाकर चली गई। वो रात भर उसे फोन करती रही थी लेकिन उसने उठाया नहीं था। वो समझी वो वहीं कहीं है लेकिन वो घर पे थी। बहुत सुबह वो शटल कॉक में किसी के भी उठने से पहले यूं ही आ गई और बाहर से ही उसके गिर्द चक्कर लगाती रही। सड़कें सुनसान थीं और यूं भी। वो हसरत से उस इमारत को देख रही थी जिसकी याद आने पर वो सख्ती से आंखें मीच लिया करेगी। अपनी सांस को मुतवाजन रखने के लिए उसे खुद से गहरी गहरी सांसें लेनी पड़ रही थीं। उस इमारत के अंदर जाते ही उसकी नई जिंदगी ने सांसें लेनी शुरू कर दी थी और उस इमारत से बाहर होते ही वो नई सांसें आखिरी सांसें लेने लगी थी। इधर उधर किसी पार्क में बैठे, फुटपाथ पर चलते, कॉफी शॉप्स की शीशों की दीवारों से अंदर झांकते और मैनचेस्टर पर आखिरी उड़ान भरते जैसे परिंदों को देखते उसने काफी वक्त गुजार लिया और फिर वो अपने स्टोर आ गई। तुम्हारी ड्यूटी तो शाम में नहीं? मैनेजर ने पूछा। इस स्टोर रूम में कुछ जूते हैं, वो मुझे खरीदने हैं। वो जरा अटक कर बोली। ठीक है, खरीद लो। वो स्टोर रूम में आ गई और वो जूते उठा लाई जिसे आलियान ने पहन कर देखा था और जो बाद अज़ां उसने ऐसी जगह छुपा दिए थे कि कोई और वर्कर उन्हें देखकर खरीद ही नहीं सके। जूतों के वो 3 अदद जोड़े थे। मैनेजर ने उन्हें देखा तो शरारत से मुस्कुराने लगा। बेशक उनमें नुक्स मामूली है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मशवरा दूंगा कि उस शाही खानदान के फ़र्द के लिए तुम उन्हें भी मामूली समझो और इन 3 के बजाय तुम एक वो ले लो जिसे मैंने एक मैगजीन में प्रिंस हैरी को पहने देखा है। उसने मुस्कुरा कर कहा लेकिन उसकी तहरीक संजीदा थी। वो मुस्कुरा नहीं सकी और बता भी नहीं सकी कि जूते आलियान के लिए मामूली ही होंगे लेकिन उसके लिए बहुत ख़ास हैं। वो उन्हें अपने पास रखना चाहती है। वो उन बाकियात को इकट्ठा कर रही है जो पूरा आलियान नहीं बना सकती।
फिर क्या इरादा है प्रिंस हैरी के जूते के बारे में? जिस अंदाज से आलियान स्टोर आता था, सबको अंदाजा हो चुका था कि वो जूते लेने तो हरगिज नहीं आता। बल्कि एक बार मैनेजर ने शीशे के पास सड़क की तरफ इशारा किया और कहा, देखो, क्या ये वही है जिसने आज तक हमारे स्टोर से कुछ नहीं लिया सिवाय तुम्हारे कीमती वक्त के? हमारा चिढ़ जाती। पता नहीं, उसकी आइसक्रीम खत्म हो चुकी है और तुम्हारी जॉब टाइमिंग भी। वैसे वो तुमसे क्या कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे हाय हेलो करता जाऊं, या वो ये कहता है कि मैंने मैनचेस्टर के फ़लाँ कोने में वाक़ फ़लाँ रेस्टोरेंट दरियाफ्त कर लिया है, जहाँ मिलने वाला फ़िश सूप इतने मज़े का है कि गुमान होता है कि उसके शेफ़ ने उस पर कोई जादू पड़कर फूँका है। और सुनो, वो पिछले 15 मिनट से इधर-उधर टहल रहा है। जो गुज़र रहे होते हैं, वो ऐसे 15 मिनट तक इंतज़ार नहीं करते। अगर वो तुम्हारे सामने ये झूठ गढ़े, तो तुम मिस्ट्री से मुस्कुरा सकते हो। अब वो उदासी से मुस्कुरा दी और नफ़ी में सर हिलाया कि हैरी के जूते नहीं चाहिए। जूते स्टोर में ही रखवा कर वो बाहर आ गई। वो अपने वाजिबात लेने आई थी, लेकिन फ़िलहाल उसने वाजिबात को चंद घंटे पर टाल दिया। उसने खुद को भी चंद घंटों के लिए टाल दिया। उसे शिकवा होने लगा कि मैनचेस्टर पर जो धुंध उतर रही है, वो उसकी आंखों में क्यों घुस रही है कि उसे चलने-फिरने में दुश्वारी हो रही है। अगर ऐसा ना हो तो वो तेज़ी से अपने काम समेट ले, बल्कि बहुत तेज़ी और फुर्ती से। और वो जो बार-बार अपने वजूद पर किसी चीज़ के कायम होने का पता कर रही है, तो उससे भी उसे फुर्सत मिले और उसके काले कोट के अंदर क्या चीज़ पाश-पाश हो चुकी है, ज़रा दम लेकर उसका भी हाल पूछ ले। उसने खुद को मैनचेस्टर को खोजते पाया। अच्छा ख़्याल था कि वो मैनचेस्टर को खोज रही है। कई लोगों ने उसके गुलाबी गालों और सुर्ख नम आंखों को ठटक कर देखा। उस पर तरस खाया जा सकता था और उसने खुद को काबिल रहम ही बना लिया था। उसके अंदर एक जज्बा बार बार सर उठा रहा था कि वो दुनिया को आग लगा दे, और सबसे पहले खुद को। उसने नफरत से अपने खानदान के बारे में सोचा और फिर आखिरी नुक्ते पर ठहर कर वो खुद से नफरत करने में मशगूल हो चुकी थी। उसने दबे दबे गुस्से से बाबा दादा के बारे में सोचा और चाहा कि उन्हें अपने साथ खड़ा कर ले और उस शख्स की तरफ देखते रहने का हुक्म दे जो बर्निंग मैन के साथ जलकर राख हो चुका है। और क्या फिर भी दादा ये कहने का हौसला कर पाएंगे, हसब नसब लाओ, उसकी राख के ढेर पर खड़े होकर भी वो अपना सवाल नहीं बदल पाएंगे? क्या तब भी वो उसके दिल की बात मान लेने पर मजबूर नहीं हो जाएंगे? ठंडी फवार उसका सर भिगो रही थी और वो इन किस्से कहानियों में गलतां हो चुकी थी जो मुआशरे में, किताबों में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वही जिनमें सब होता है, बस मिलन नहीं होता। दास्तान अमरहा के साथ भी यही हुआ। बहुत कुछ उसने उल्टा पुल्टा कर दिया था और बाकी हालात ने। वो किसी को राजी न रख सकी, खुद को न आलियान को। दोनों एक ही रास्ते पर चलते चलते एक दूसरे की पुश्त पर आ गए। वो अपनी वजूहात की वजह से पलट कर नहीं देख रहा था और ये अपनी पानी की धार बने वो पानी के किनारे बन गए। घूम फिर कर वो फिर स्टोर आ गई, अपने वाजिबात लेने। वाजिबात से ज्यादा मकसद जॉब छोड़ देने का अंदिया देना था। तुम्हारा कोई पूछने आया था, उसे देखते ही मैनेजर ने उसे बताया। आर्यन, सांस से भी पहले नाम उसके हलक से निकला। कोई साई था, मैंने कह दिया, तुम आई थी और चली गई। साई? वो बड़बड़ाई। वो काफी बार उसे कॉल कर चुका था, लेकिन उसने कोई कॉल रिसीव नहीं की थी। उसने अपने अंदर साई के लिए भी नफरत महसूस की और गुस्सा भी। मुझे मेरे बाकियात चाहिए, हाथ मसलते उसने कह दिया। तुम जॉब छोड़ रही हो? हाँ, उसने नजरें चुरा कर कहा। कहीं और जॉब मिल गई है? मुझे जॉब की जरूरत नहीं रही अब। तुम ठीक हो अमरहा? हाँ बिल्कुल। बैठ जाओ अमरहा, मैनेजर ने नरमी से कहा। वो शीशे की दीवार के पास रखे स्टूल पर बैठ गई और गीली सड़क को देखने लगी। कहीं जा रही हो? दोनों हथेली को मसलते अमरहा ने चौंक कर गीली सड़क पर से नजरें उठाईं। उसे किसने बताया कि वो जा रही है? तो क्या उसे वाकई जाना होगा? उसके रुखसत के इस्तारे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और उसके क़याम की अलामतें रूपोश हो गई हैं। इतने वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है और तुम कैसे जज्बात से आ रही खामोश सी जा रही हो? अगर तुम्हारा जाना ज़रूरी है तो अच्छे अंदाज से बाय कहकर जाओ, वरना मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें इस अंदाज में अलविदा कहूँ जिस अंदाज में मैंने तुम्हें खुशामदीद कहा था। और सिर्फ इतनी सी बात पर वो फिर से रोने लगी और आंखों को रगड़कर मैनेजर को देखा। मैं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। फिर जॉब क्यों छोड़ी? ये देखने के लिए कि क्या कुछ छोड़ सकती हूँ। मैं सब छोड़ सकती हूँ, लेकिन उसे नहीं। पूरी शिद्दत से जाने का फैसला करने के बावजूद मैं सारी कुव्वतें लगाकर खुद को रोक लेना चाहती हूँ। मुझे रोक लें प्लीज़। रुक जाओ अमरहा, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। रह जाओ यहाँ।
दुनिया के किसी और कोने में मैं कैसे रह सकती हूँ अब भला? दुनिया के इस कोने के अलावा तुम्हें कहीं और रहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ भी अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। यहाँ भी नहीं रह सकती, यहाँ से जा भी नहीं सकती। उसे इतनी जल्दी क्यों थी? मुझे हँसाने और रुलाने के काम उसने इतनी जल्दी-जल्दी क्यों किए? उसने मैनेजर की तरफ देखने से गुरेज़ किया। विल्सन हमदर्दी से उसे देखने लगा। वो जूतों वाला? बहुत कुछ वो पहले समझ चुका था, अब मुकम्मल समझ रहा था। मैं अपने जाने के सामान कर रही हूँ और खुद को रोक लेने की भी। मैं बुरी तरह से मुंतशिर हूँ। मेरा एक हिस्सा मेरी मुट्ठी में है और एक उसके वजूद में। मैं खुद को कहाँ खड़ा करूँ और कहाँ से चलता करूँ, मैं फैसला नहीं कर पा रही। विल्सन, मैंने उसे खेल नहीं समझा था, लेकिन खेल की तरह ही खेल गई। इसीलिए तो मोहब्बत में हार जीत होती है। अगर हम उससे ना खेलें तो ऐसा ऐसा तो ना होना। सिर्फ जीत ही हो, बस जीत। विल्सन मेज के किनारे से टिक कर खड़ा हो गया। अमरहा उर्दू में बोल रही थी। उसे अल्फाज समझने में वक्त थी, दिक्कत थी। महसूसात समझने में हरगिज नहीं। मैंने हर खूबसूरत शय की तरफ सर उठाकर देखा है, आंखें गाड़ कर, दिल जमा कर। फिर भी मैं ये यकीन हासिल नहीं कर पाई कि मैं उनके सहारे जी लूंगी, वो मेरे लिए कुछ तो सहारा बन जाएंगी। देखो, ये सड़क पर चलते लोग, हंसते मुस्कुराते लोग मुझे कितने हैबतनाक लग रहे हैं। और ये आसमान से बरसती फुहार, मुझे उस पर तरस भी आ रहा है। मुझे ये कैसी हकीर भी लग रही है। ये मेरे आंसुओं से मुकाबला कर रही है। और मैंने सारी बड़ी नेमतों को गिन कर देख लिया है। उनके अंबार भी मुझे दिए गए तो मेरे लिए राय बराबर खुशी का सामान ना हो सकेगा। मैं कभी हिसाब में अच्छी नहीं रही, और देखो, आज हर गम के जवाब में वो निकलता है, और हर खुशी के सवाल में भी मेरा हिसाब अच्छा हो गया है। मेज पर रखे टिश्यू बॉक्स को विल्सन ने उसके आगे करना काबिल तहकीर जाना। वो बच्चों की तरह अपने किसी प्यारे खिलौने के टूट जाने पर रो रही थी। उसे लाड से चुप करवाया जा सकता था, या तसल्ली से। सिर्फ उसकी आंखें खुश कर देना काफी नहीं होगा। मैं सोचती हूँ, अगर अपनी हथेलियों पर आंसू बहाती रहूं तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए कान उसके मुंह के पास ले जाने पड़ते, तो साबित हुआ कि वो खुद अपने आप से बातें कर रही थी। मैं उसे कभी ये बता नहीं सकी कि वो मुझे कितना अच्छा लगता है। अब उसे कौन बताएगा कि अमरहा ने उसे कितना पसंद किया। इतना कि मैंने उसके पलट जाने पर उसकी पुश्त को ओझल हो जाने तक देखा, और उसके सामने आने पर मैंने अपनी नज़र से उसकी नज़र उतारी। अगर वो मुझे ना मिला होता तो मुझे ये कभी मालूम ना होता कि खुदा की रहमत कैसे इंसानी सूरत मुजस्सिम होती है। और अगर करम और मेहरबानी की कोई पहली सूरत है, तो वो उस जैसे इंसान की ज़िंदगी में शामिल होना है। अंधेरों पर काबिज़ हो जाने वाला वो रोशन सितारा जो तुलू हुआ करता है, गुरूब नहीं। रात को आंखें बंद करने से पहले मुझे ये मंजर देखना याद रहता है कि कैसे वो सर को उठाकर कह लगाता है। मुझे दिली सुकून मिलता है उस मंजर को दोहराकर, जब वो मेरा मास्क उठाने झुका था। जो मुस्कुराहट उस वक्त उसने अपने होंठों पर सजा रखी थी, वो उन जज्बों को अता की जाती हैं जो अब नापैद होते जा रहे हैं। उस मुस्कुराहट से मैं उसकी मद्दाह हो गई, और तलबगार भी। मैं उसे ये भी नहीं बता सकी कि वो खामोश रहता है तो गुनगुनाता हुआ लगता है, और अगर वो गुनगुना ले तो सारी खामोशियों को जगाता लगता है। मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया, और ना उसने मुझे सुना। उसने अपने कान वैरा के मुंह के आगे कर दिए। कितनी जल्दी में था वो। बधियत होती है ऐसी उजलत कि मुट्ठी में कैद कर लेने वाले मुट्ठी खोल देने पर मायल हों। अपने वजूद को साकित रखे, दोनों हाथ गोद में रखे, उसे देखते विल्सन की नज़रों में तरहम बढ़ता जा रहा था। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो एक दिन खुद तुम्हारे पास आएगा। मुझे भी यही खुशगुमानी थी। खुशगुमान होना अच्छा है, बजाय बदगुमान होने के। अपने दिल को और हल्का कर लो, लेकिन कहीं मत जाओ। जिस हालत में वो बैठी थी, उसी हालत में उठकर बाहर आ गई। वक्त के साथ साथ मोहब्बत ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। ड्रैगन परेड तक वो कुछ और थी, अब कुछ और थी। चश्मा दरिया बन चुका था, और दरिया ऐसे पानियों में गिरता था जिसकी वसअत की कोई हद नहीं थी। जो कुछ उनके दरमियान हो चुका था वो अब से पहले आम और मामूली लगता था। कहानी का एक अलमिया हिस्सा, जो हर किस्से कहानी से जुड़ा होता है, और फिर से सब खुश। और अब जब वाकई आलियान किसी और के सुपुर्द हुआ था, तो सब खुशफहमियां गलत फहमियां दूर हो गई थीं। सब इतना आसान नहीं था। हकीकत सोचों और अंदाजों से कहीं आगे की चीज़ होती है। उसने हाथ में पकड़े शॉपर को देखा। क्या वो इतने से आलियान पर राजी हो जाएगी? नहीं। हाँ, नहीं। खुद से कई हजार बार ये सवाल पूछ चुके और उसका जवाब जान चुके, और अपना सब कुछ हार चुके आलियान को जीतने के लिए उसने एक आखिरी जुआ भी खेल लेना चाहा। उसके खानदान को हसन नस्ब चाहिए था, और उसे वो
خاندان کے نام پر اس کے پاس کچھ تو ہوگا، کوئی تو، اور نہ جانے وہ کوئی کتنا معتبر ہو کہ اعتراض کا سوال ہی نہ اٹھے۔ وہ ویرا کو ہاں کہہ چکا ہے تو نہ بھی کہہ دے گا۔ امرہا کی ہاں کے بعد کسی نہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور کافی دیر تک اسے دیکھا۔ وہ پہلے بھی ایک بار اس نمبر پر فون کر چکی تھی۔ اسے کچھ نہیں بتایا گیا تھا، بلکہ الٹا انہیں یہ شک ہو گیا تھا کہ وہ صرف پیسوں کے لیے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ ان کی مدد بھی کر سکتی ہے۔ برننگ مین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے یہ بتانے لگا کہ اب اسے ساری زندگی اسی کی طرح جلنا ہوگا۔ اور برننگ مین یہ نہیں جانتا تھا کہ آگ سے جل جانا جدائی کی آگ سے بہت کم تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نیو یارک سٹی کا مقامی ریسٹورنٹ ہے جس کی چھت کی زیبائش آنے والوں کو سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی، اور جس کے سائے تلے بیٹھ کر کھانے میں وہ راحت محسوس کرتے ہیں۔ ہال میں پھیلی میزوں پر بیٹھے لوگ کھانے کو محبت اور نرمی سے برت رہے ہیں اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں دیکھنے کو پسند کر رہے ہیں۔ افراتفری کو باہر چھوڑ آئے ہیں۔ وہ فرش سے چھت تک تنی شیشے کی دیواروں سے دکھائی دیتی نیو یارک شہر کی روشنیوں کو اپنے ساتھ ساتھ لیکن پس منظر میں رکھتے ہیں۔ وہ بلندی پر ہیں اور یہی تو انہیں پسند ہے۔ سامنے ہال کی اس دیوار کے سامنے جس پر مقامی مصور نے اپنا شاہکار ضبط کیا ہے کہ 2 فٹ اونچی ڈائس پر مائک کے سامنے سفید فراک میں ملبوس وہ کھڑی ہے، ویرا۔ میری شام بناویں آلیان، اس نے یہ فکرہ مسکرا کر کہا، لیکن وہ آواز کو زیادہ بلند نہیں کر سکی اور اس نے اپنی نظریں میزوں پر سجی بلوری شمعوں پر بھٹک بھٹک جانے دی۔ پہلی بار میں تب چونکی تھی جب اسائنمنٹ بناتے میں تھک کر رک گئی اور ہاتھ میں پکڑے پین سے میں نے آلیان لکھا اور پھر میں نے صفحے کو اس نام سے بھر دیا اور میں ذرا نہیں تھکی۔ اپنے علاوہ کسی اور کا نام لکھنا، یہ کام کرنا مجھے اچھا لگا۔ پھر جب وہ نوٹ پیڈ میرے لیے بیکار ہو گیا تو بس میں نے اس ایک صفحے کو نکال کر سنبھال لیا۔ ریسٹورنٹ اپنے قیام کی سالانہ تقریبات کا ایک سلسلہ شام بنام منا رہا تھا، اور وہاں موجود لوگوں سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اس شخص کے نام کا اعلان کریں جو دنیا میں ان کے لیے سب سے زیادہ خاص ہونے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ چند سالوں بعد مجھے اپنی اس حرکت پر ہنسی آئے گی، مجھے اب بھی آ رہی ہے، لیکن مجھے اس ہنسی پر کوئی شرمندگی نہیں، کہہ کر وہ رک گئی۔ اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اسے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، اس نے سوچا۔ میں زندگی میں اتنی پریکٹیکل رہی ہوں کہ مجھ میں وہ احساسات ہی کم ہونے لگے جو نان پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو پاپا کی طرح کا ہوگا۔ شاید ہر لڑکی ہی ایسا چاہتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں کبھی اپنے پاپا جیسے انسان سے نہیں مل سکوں گی، اور ابھی تک ملی بھی نہیں، اور اب یہ اتنا ضروری بھی نہیں رہا۔ مجھے ذہانت سے لینا دینا تھا اور یہ آلیان کا میدان تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی سائیکل کے پیچھے بیٹھے جب میں نے اسے پکڑنا چاہا، اور پھر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے خیال آیا کہ وہ برا مان جائے گا، اور اس خیال کے آتے ہی مجھے خبر ہوئی کہ مجھے اس کی یہی بات اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنسی اور رک گئی اور ہلکے سے گردن کو خم دیا، اور ایسا کرتے اس کے کھلے بال لہرا گئے۔ آج اس نے ترچھی مانگ نکال کر سامنے سے بالوں کی لٹوں کو اٹھا کر اسے بل دے کر چمکدار سنہری پن لگائی تھی۔ وہ وہاں اپنی ساری خوبصورتیوں اور مترنم اداؤں سمیت موجود تھی۔ میں ابھی تک اس کی سب اچھی باتوں کی فہرست نہیں بنا سکی، اور ایسا مجھے کرنا بھی نہیں۔ ہاتھ کو ہلکا سا لہرا کر اس نے ایسے اشارہ کیا کہ ہال میں ہلکی ہنسی کی آوازیں گونج اٹھیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ یونی میں بس ایسے ہی مشہور ہے جیسا کہ خوبصورت اور ذہین اسٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ہر تیسری لڑکی کا اس پر کرش ہے، اور ہر دوسری لڑکی خود کو اس پر کرش سے بچانا چاہتی ہے، اور ہر پہلی لڑکی کے بارے میں ابھی تک نہیں جان سکی کہ وہ کیا کرتی ہوگی۔ ہال میں ہنسی پھر گونجی، اور اس بار دیر تک گونجتی رہی۔ سب اسے توجہ سے سننے پر خوش تھے، اور مجھے کبھی اس خط کی سمجھ نہیں آئی۔ معلوم ہوا تو یہ کہ اس میں کچھ تو ہے، کچھ بہت زیادہ۔ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ گہرے سانس لیتا ہے اور سختی سے اپنا منہ بند کر لیتا ہے، اور میرے نزدیک یہی اصل طاقت ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک انسان کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے، لیکن ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو زبان کو ہلانے کی معمولی لیکن بے بس کر دینے والی قوت کو قابو میں رکھتے ہوں گے؟ میں نے جب جب اسے کچھ سنانا چاہا اسے ہمتن گوش پایا، اسے بدمزاج اور چڑچڑاتے نہیں دیکھا۔ ہاں، اگر مجھے فہرست تیار کرنی ہی ہو تو میں اس کے اخلاق کو سب سے اوپر رکھوں۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ اگر میں ایک آئرن لیڈی ہوں جیسا کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے تو میں اس کے سامنے خود کو صرف انسان محسوس کرتی ہوں۔ وہ وہی سانچہ ہے جو لفظ انسان پر پورا اترتا ہے۔ اس کی موجودگی میں وقت جلدی گزرتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں وقت کو اس تک لے جانے کی تمنا کی جاتی ہے۔ پاپا کہتے ہیں وہ انسان بلا شبہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کے گرد خاندان کا جھرمٹ سجتا ہے۔ میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ وہ خاندان خوش قسمت ہوگا جس کا جھرمٹ آلیان کے گرد سجے گا۔
उसकी आंखों की चमक इतनी बढ़ गई थी कि ऐन उसके सर पर लगे फानूस की चमक को मान करने लगी थी। तो मैंने सोचने में ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया किया। अक्सर लोग कर जाते हैं ना। और मैंने इस चीज़ का इंतज़ार भी नहीं किया कि वो मुझसे आकर कहता, आओ मिलकर ज़िंदगी गुजारें। मुझे अंदाज़ा था कि अब मुश्किल से ही वो किसी से ये कहेगा। एक बार कहकर उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ था। मुझे खुशी है कि मैंने कह दिया। मुझे कह लेने दें कि मैं खुश हूँ और मुतमईन भी, क्योंकि मेरी मामा ने एक बार कहा था, शादी उस इंसान से करना जिसकी तुम्हें निगरानी न करनी पड़े। मैंने अभी कहा कि उसके अखलाक को मैं सबसे ऊपर रखती हूँ, तो मुझे ऐसे अखलाक के हामिल इंसान की निगरानी की ज़रूरत कभी पेश नहीं आएगी। मुझे यकीन है कि वो उन्हीं लोगों में से है जो इंसानों को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो उन्हें कोई चीज़ नहीं समझते। वो झूठ बोल लेता है और ऐसा बोलता है कि शहादतें देता है कि वो झूठ बोल रहा है। उससे मिलकर मैंने एक बात सीखी कि बहरहाल ये इंसान के अपने हाथ में होता है कि वो अपनी ज़ात को किस कदर खूबसूरत बना सकता है। उसे 3 मिनट का वक्त दिया गया था, जैसा कि सबको दिया गया था, लेकिन वो 20 मिनट ले चुकी थी और अभी भी बोल रही थी। बोलने वाला शख्स खामोश होने को तैयार नहीं था, तो शहर की रोशनियों को पस मंजर में रखकर बैठने वाले लोग उसे रोकने पर आमादा नहीं थे। वहाँ उस शख्स का जिक्र किया जा रहा था जिसके बारे में बोलते और सुनते वक्त से ठहर जाने की गुजारिश की जाती है। माइक के पास खड़े उसके गुलाबी गाल हो चुके थे। उसने मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, और किसे खबर थी कि उसने ये लफ्ज़ छुपा कर रखा हुआ था। वो वहाँ खाना खाने आई थी, ये सब कहने नहीं। लेकिन अगर कह दिया तो अच्छा ही किया, शायद बहुत अच्छा किया। तो आज के एपिसोड को हम इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।